So today we will start the next topic of our third unit, linear applications of op-amp, that is instrumentation amplifier. It is very important topic. ये इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर क्या होता है और ये कहाँ पे यूज होता है, उसके क्या क्या एप्लीकेशन है, उसकी सर्किट डायग्राम कैसे होती है, उसका डेरिवेशन, आउटपुट वोल्टेज एक्सप्रेशन क्या है, वो कैसे डिराइव करते हैं, वो सब हम अभी ये टॉपिक में देखेंगे. तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ये बहुत सारे लीनियर एप्लीकेशंस में उसका यूज होता है. ओके जैसे अब सपोज हमें कौन सा भी फिजिकल सिग्नल का सपोज इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्शन करना होता है, तो फिजिकल सिग्नल का इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जब हम कन्वर्ट करते हैं तब हम ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं. ठीक है, पर जो हमारा फिजिकल सिग्नल रहता है उसमें बहुत सारा नॉइस रहता है, अनवांटेड सिग्नल रहता है. ठीक है, उसके बाद अब ये जो ऑडियो सिग्नल है, सपोज हमारा ऑडियो सिग्नल है, तो ऑडियो सिग्नल क्या होता है, कभी उसमें नॉइस होता है या डिफरेंट सराउंडिंग में जो वॉइस रहता है, नॉइस रहता है, वो भी उसमें क्या होता है, ऐड होता है. उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत बार कम रहती है. तो उस ऑडियो सिग्नल को जब हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर रहता है. ट्रांसड्यूसर मतलब क्या, एनी ट्रांसड्यूसर इज इलेक्ट्रिकल सर्किट विच कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी इनटू द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी. मतलब फिजिकल सिग्नल का कन्वर्शन वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज की लैंग्वेज समझती है. ओके तो हमारा सिग्नल कौन सा भी रहो, इंफॉर्मेशन कौन से भी फॉर्म में रहो, उसको पहले हमें इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना पड़ता है. ओके तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा इनपुट सिग्नल है फिजिकल सिग्नल का, उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे. पर वो इनपुट फिजिकल सिग्नल का जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम रहती है, उसमें नॉइस रहता है. तो उस सिग्नल को, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना होता है. उसकी क्लीनिंग करनी होती है, उसको फिल्टर करना होता है, उसका एम्पलीफिकेशन करना होता है, उसकी प्रॉपर कोडिंग करना होता है, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन करना होता है. तो ये सब जो ऑपरेशन रहते हैं उसको सिग्नल कंडीशनिंग बोलते हैं. सिग्नल कंडीशनिंग मतलब क्या, सिग्नल को प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना. ओके so that it should able to it should be able to drive the rest of the instrumentation system. अब सपोज पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम में हम क्या किया, एक कोई सपोज स्पीकर बोल रहा है माइक्रोफोन पे, और उसके बाद वो माइक्रोफोन क्या कर रहा है, उस ऑडियो सिग्नल का कन्वर्शन किस में कर रहा है, सपोज इलेक्ट्रिकल सिग्नल. तो माइक्रोफोन ने जो फिजिकल सिग्नल का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में किया, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है अगर हमने डायरेक्टली उसको स्पीकर को इनपुट दिया, तो स्पीकर का जो इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम रहता है वो उसको ड्राइव नहीं कर पाता. मतलब वो जो ट्रांसड्यूसर का आउटपुट सिग्नल है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो उस स्पीकर को ड्राइव नहीं कर पाता. मतलब उतने करंट और उतने वोल्टेज में वो स्पीकर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का प्रॉपर वॉल्यूम में आउटपुट ऑडियो सिग्नल में कन्वर्शन नहीं कर सकता. इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको एम्पलीफाई करना पड़ता है. इसके लिए हम क्या करते हैं, कभी भी माइक्रोफोन और जो स्पीकर रहता है लाउड स्पीकर, उसके बीच में हम हमेशा एम्पलीफायर कनेक्ट करते हैं. एम्पलीफायर क्या करता है, माइक्रोफोन ने जो ऑडियो सिग्नल का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में किया है उसको वो एम्पलीफाई करता है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है. और स्ट्रेंथ बढ़ाने के बाद फिर उसको हम लाउड स्पीकर को इनपुट देते हैं, और लाउड स्पीकर क्या करता है, फिर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन फिर से एक बड़े ज्यादा वॉल्यूम में कन्वर्ट करता है, फिर से वो ऑडियो सिग्नल में, वॉइस सिग्नल में उसको कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो ये जो एम्पलीफायर हो गया या डिफरेंट फिल्टर सर्किट हो गए, नॉइस रिमूव करना है सपोज हमें, या हमें सिग्नल पे कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, मॉड्यूलेशन करना है, डिमॉड्यूलेशन करना है, ये सब जो ऑपरेशंस हम सिग्नल को परफॉर्म करते हैं उसको हम सिग्नल कंडीशनिंग बोलते हैं. ओके हम डायरेक्टली ट्रांसड्यूसर का आउटपुट जो है वो अ, हमारे आउटपुट डिवाइस को नहीं देते, उसको हम पहले क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं. देखो, द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, द आउटपुट ऑफ ट्रांसड्यूसर इज कनेक्टेड टू ब्लॉक कॉल्ड ए सिग्नल कंडीशनर. द आउटपुट ऑफ ट्रांसड्यूसर is an electrical signal proportional to the physical input quantity such as temperature, pressure, etc. Okay. However, the transducer output cannot be used directly as an input to the rest of the instrumentation system.
इट हैज टू बी कंडीशन एंड प्रोसेस फर्स्ट, देयरफॉर द सिग्नल कंडीशनर इज यूज। जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि ट्रांसड्यूसर का आउटपुट जो है वो डायरेक्टली रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम जो है, सपोज एंटेना हो गया है, या सपोज लाउड स्पीकर हो गया है, या इंडिकेटर हो गया है, कोई डिस्प्ले हो गया है, कोई आउटपुट डिवाइस हो गया है, ओके, उसको हम डायरेक्टली ट्रांसड्यूसर का आउटपुट नहीं देते, उसको हम फर्स्ट कंडीशन करते हैं और प्रोसेस करते हैं बिफोर अप्लाइंग दैट सिग्नल टू द रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम। जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम होगी उसको हम डायरेक्टली उसको नहीं देते, उसको पहले हम क्या करते हैं, सिग्नल कंडीशनर के थ्रू भेजते हैं। ओके, सिग्नल कंडीशनर मे बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सम ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो सिग्नल कंडीशन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑन द ट्रांसड्यूसर आउटपुट। ट्रांसड्यूसर आउटपुट पे सिग्नल कंडीशनर क्या करता है, फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एम्पलीफिकेशन कर सकता है, सिग्नल का अटेन्यूएशन कर सकता है, मतलब कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अगर हमें आउटपुट में नहीं भेजना है तो उसको वो ब्लॉक कर सकता है, मतलब अटेन्यूएट कर सकता है। इसका इंटीग्रेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उस पर डिफरेंशिएशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं हम सिग्नल का, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन कर सकते हैं, उस पर सैम्पलिंग कर सकते हैं। अगर एनालॉग का कन्वर्जन डिजिटल में करना है तो हम उसको सैम्पलिंग कर सकते हैं, उसकी फिल्टरिंग कर सकते हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ही हम उसको आउटपुट में दे पास कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम ब्लॉक कर सकते हैं, मतलब फिल्टरिंग कर सकते हैं, क्लिपिंग क्लैंपिंग कर सकते हैं, मतलब सिग्नल को कोई पोर्शन अगर हमें कट करना है या उसके डीसी लेवल शिफ्ट करना है तो वो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सिग्नल कंडीशनर के थ्रू। फिर स्क्वेयरिंग, मल्टीप्लिकेशन इट्सेट्रा हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं बिफोर प्रोवाइडिंग ट्रांसड्यूसर आउटपुट टू द रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम। ओके, so these are the functions that can be performed by the signal conditioner circuit. ओके, सिग्नल कंडीशनर के दो टाइप होते हैं जनरली, एक होता है डीसी सिग्नल कंडीशनिंग, दूसरा होता है एसी सिग्नल कंडीशनिंग। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के बारे में हम देखेंगे। एन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर इज बेसिकली अ डिफरेंस एम्पलीफायर। क्या है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर? डिफरेंस एम्पलीफायर। डिफरेंस एम्पलीफायर मतलब जिसके दोनों भी इनपुट टर्मिनल को हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिफरेंस एम्पलीफायर। मतलब उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल को भी इनपुट है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को भी कुछ नॉन जीरो इनपुट है। इट इज द टाइप ऑफ सिग्नल कंडीशनर। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सिग्नल कंडीशनर। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर क्या है? सिग्नल कंडीशनर है। मतलब ये ट्रांसड्यूसर और जो रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम रहती है हमारी, एंटेना हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, जो मतलब जो आउटपुट डिवाइसेस रहते हैं, इंडिकेटर हो गए, डिस्प्ले हो गया, उसके बीच में ये इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर रहता है। ठीक है, इन मेनी इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर एप्लीकेशंस द मेजरमेंट एंड कंट्रोल ऑफ क्वांटिटीज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी इज रिक्वायर्ड। इंडस्ट्री में आपको मालूम है कि डिफरेंट क्वांटिटीज का मेजरमेंट लेना पड़ता है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है। तो ये ट्रांसड्यूसर इज यूज्ड टू कन्वर्ट दिस क्वांटिटीज इनटू प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल फर्स्ट। तो हमें क्या करना पड़ता है, वो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, या ऑडियो सिग्नल हो गया, तो उसका जो ये जो फिजिकल सिग्नल है, फिजिकल नेचर के सिग्नल है, उसको पहले हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, फिजिकल सिग्नल का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में करता है। ओके, आउटपुट ऑफ द ट्रांसड्यूसर इज देन अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर। आउटपुट ऑफ द ट्रांसड्यूसर इज देन अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। तो वो ट्रांसड्यूसर का आउटपुट हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर को देते हैं। द एम्पलीफायर क्या करता है, फिर उसको एम्पलीफाई करता है। लो लेवल सिग्नल का एम्पलीफिकेशन हाई लेवल सिग्नल में करता है, मतलब लो वोल्टेज का हाई वोल्टेज में वो कन्वर्शन करता है, मतलब लो एम्पलीट्यूड का सिग्नल को हाई एम्पलीट्यूड सिग्नल में कन्वर्ट करता है। द ट्रांसड्यूसर टू सच ए लेवल दैट इट कैन बी ड्राइव द इंडिकेटर और डिस्प्ले, मतलब वो ऐसे लेवल तक उसको एम्पलीफाई करता है सिग्नल को, इनपुट सिग्नल को, कि वो बाकी के जो इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम है उसको ड्राइव कर सके, मतलब इतना अमाउंट, इतने क्वांटिटी का वो सिग्नल होना चाहिए कि उससे वो मशीन उसने आउटपुट देना चाहिए कुछ। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम है अभी इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की। देखो यहाँ पे क्या है ब्लॉक डायग्राम में, ये फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। अब ये फिजिकल क्वांटिटी जो सपोज हमें मेजर करना है, यहाँ पे टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, ऑडियो सिग्नल हो सकता है, लाइट इंटेंसिटी हो सकती है, कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे हो सकती है। तो पहले हम क्या करेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी को ट्रांसड्यूसर को इनपुट देंगे। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा,
ट्रांसड्यूसर ये फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम प्री एम्पलीफायर को इनपुट देंगे। ये प्री एम्पलीफायर क्या करता है, उस सिग्नल को एक पर्टिकुलर लेवल तक एम्पलीफाई करता है, क्योंकि ट्रांसड्यूसर का आउटपुट जो रहता है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑफ दिस फिजिकल सिग्नल, उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम रहती है। इसके लिए हमें उसको एक पर्टिकुलर लेवल तक एम्पलीफाई करना पड़ता है, उसके लिए हम उसको प्री एम्पलीफायर यूज करते हैं। प्री एम्पलीफायर का आउटपुट फिर हम इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर को देते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर को यहाँ पे दो इनपुट है देखो, और इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर उसका गेन बहुत ज्यादा रहता है, उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, वो हम अभी आने वाले टॉपिक में देखेंगे। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर ये सिग्नल कंडीशनर है, ये सिग्नल को प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, एम्पलीफाई करता है। और उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का आउटपुट हम इंडिकेटर और डिस्प्ले को देते हैं। सपोज हमें करंट मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करना है, तो ये दिखाता है हमें कितना प्रेशर है, कितना डेसिबल का वॉल्यूम है, ये सब हमें ये दिखाता है। ओके, so this is the block diagram of instrumentation system, instrumentation amplifier। अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, रिक्वायरमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा रहना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट है, वो हम अभी देखेंगे। देखो, एन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट: प्रिसीजन एम्पलीफिकेशन, प्रिसाइज एम्पलीफिकेशन ऑफ लो लेवल सिग्नल। अगर सिग्नल का वोल्टेज बहुत ही कम है तो उसने क्या करना चाहिए, उसका प्रिसाइज एम्पलीफिकेशन करना चाहिए। मतलब बहुत ही कम भी इनपुट सिग्नल रहा उसका, फिर भी उसने क्या करना चाहिए, उसका एम्पलीफिकेशन करना चाहिए, मतलब उसका गेन ज्यादा होना चाहिए। और प्रिसाइज एम्पलीफिकेशन करना चाहिए। प्रिसाइज मतलब क्या, जो सिग्नल एम्पलीफाई करना है, जो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल एम्पलीफाई करना है, वही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल उसने एम्पलीफाई करना चाहिए। और जो हमारे काम के नहीं, ये सिग्नल अनवांटेड सिग्नल है, नॉइस है, उसको उसने रिजेक्ट करना चाहिए। ओके, फिर लो नॉइस होना चाहिए उसमें, लो थर्मल ड्रिफ्ट होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर की वजह से उसका आउटपुट ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। हाई इनपुट रेजिस्टेंस रहना चाहिए उसका, ऑब्वियसली उसमें अगर हम ओपीएम यूज कर रहे हैं तो ओपीएम का इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा ही रहता है। एक्यूरेट क्लोज लूप गेन होना चाहिए उसमें, क्लोज लूप गेन जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब RF बाय R1 जो उसका गेन का फार्मूला रहता है डिफरेंस एम्पलीफायर का, वो एक्यूरेट रहना चाहिए। लो पावर डिसिपेशन होना चाहिए उसमें, मतलब कम पावर में वो ऑपरेट होना चाहिए। हाई CMRR होना चाहिए उसमें, मतलब क्या, कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करने की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके बाद हाई स्लीव रेट होना चाहिए उसमें। स्लीव रेट मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट टाइम शुड बी हाई। ओके, बहुत ही कम समय में उसका आउटपुट ज्यादा चेंज होना चाहिए, मतलब वो फास्ट होना चाहिए ऑपरेशन में। उसके बाद इजी एडजस्टमेंट ऑफ गेन, उसका गेन हमें इजीली एडजस्ट करते आना चाहिए। ओके, सो लेट अस डिस्कस दिस रिक्वायरमेंट्स इन डिटेल्स। अब वो डिटेल में हम देखेंगे। प्रिसाइज एम्पलीफिकेशन ऑफ लो लेवल सिग्नल, देखो ये ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया है कि उसका प्रिसाइज उसने एम्पलीफिकेशन करना चाहिए इनपुट सिग्नल का। प्रिसाइज म्हणजे नेमका जो सिग्नल एम्पलीफाय करतो तोच एम्पलीफाय केला पाहिजे, बाकीचे सिग्नलने एम्पलीफाय केले पाहिजे। ओके, त्याला म्हणतात प्रिसाइज। प्रिसाइज म्हणजे नेमकं जे गरजेचं आहे तेवढंच। ओके, द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर एक्सपेक्टेड टू एम्पलीफाई सिग्नल्स ऑफ वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड्स एमर्जिंग फ्रॉम ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर के आउटपुट में जो सिग्नल आता है उसको उसने एम्पलीफाई करना चाहिए। देयरफॉर देयर गेन शुड बी हाई, उसका गेन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। द गेन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर कैन बी एज हाई एज 1000, 1000 तक उसका गेन होना चाहिए। मतलब अगर 1 वोल्ट इनपुट दिया तो 1000 आउटपुट मिलना चाहिए। 1 मिली वोल्ट इनपुट दिया तो एक वोल्ट आउटपुट मिलना चाहिए, मतलब गेन 1000 है। फॉर प्रिसाइज एम्पलीफिकेशन ऑफ द गेन शुड बी एक्यूरेट एंड स्टेबल, एक्यूरेट होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए, वेरी नहीं होना चाहिए गेन। ओके, उसके बाद लो नॉइस, द नॉइस इंट्रोड्यूस इन द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर शुड बी एज लो एज पॉसिबल, वो नॉइस रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब उसकी नॉइस इट शुड बी लो ससेप्टेबल टू द नॉइस, मतलब इट शुड हैव हाई नॉइस इम्यूनिटी, नॉइस की वजह से उसका आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए। फिर लो थर्मल ड्रिफ्ट, टेम्परेचर की वजह से उसका आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी वेरिएशन इन द आउटपुट वोल्टेज और गेन ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर, और टेम्परेचर रेजिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद हाई इनपुट रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली उसका इनपुट रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए क्योंकि उससे सोर्स लोडिंग का प्रॉब्लम नहीं आता। देन एक्यूरेट क्लोज लूप गेन एंड इजी गेन एडजस्टमेंट, उसका गेन हमें इजीली एडजस्ट करता आना चाहिए। और गेन एडजस्ट करते आने के लिए जो आउटपुट
जो फीडबैक रजिस्टर रहता है वो हमें वेरी करते आना चाहिए, मतलब वो वहाँ पे हम पोटेंशियोमीटर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद लो पावर डिसिपेशन, कम पावर लगना चाहिए उसके ऑपरेशन के लिए, उसने ज्यादा पावर यूज नहीं करना चाहिए, उसकी बैटरी लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए। हाई CMRR, सेम सिग्नल अगर दोनों भी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों भी इनपुट टर्मिनल पे अगर सेम सिग्नल है और वो नॉइस है सपोज, तो वो रिजेक्ट करके आना चाहिए उस एम्पलीफायर को, मतलब उसका CMRR हाई होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। ओके, मतलब उसकी एबिलिटी नॉइस अनवांटेड सिग्नल को रिजेक्ट करने की उसकी जो एबिलिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए। आइडियली वो इन्फिनिट होनी चाहिए, प्रैक्टिकली वो जितनी ज्यादा हो सके उतनी होनी चाहिए। हाई स्लीव रेट, slew rate should be as high as possible because this will ensure maximum undistorted output voltage swing। कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा उसका आउटपुट वोल्टेज स्विंग होना चाहिए, मतलब चेंज होना चाहिए, मतलब हम फास्ट रिस्पॉन्स देता है इनपुट सिग्नल को, ऐसा उसका मीनिंग होता है। वो इनपुट सिग्नल को क्या करता है, फास्ट रिस्पॉन्स देता है। ओके, इसके लिए उसका स्लीव रेट ज्यादा होना चाहिए। अब इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के टाइप से देखेंगे हम। IA यूजिंग 1 op-amp, 2 op-amp एंड 3 op-amp। IA मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर हम एक op-amp का यूज करके भी बना सकते हैं, 2 op-amp का यूज करके बना सकते हैं, या 3 op-amp का यूज करके भी बना सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजिंग 1 op-amp। ये यहाँ पे सर्किट डायग्राम है, ये सिंपल डिफरेंस एम्पलीफायर है। देखो यहाँ पे op-amp, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये प्लस VCC है यहाँ पे, ये माइनस VE है, ये पॉजिटिव पावर सप्लाई, नेगेटिव पावर सप्लाई। यहाँ पे पिन नंबर 6 से हम आउटपुट लेते हैं, ये पिन नंबर 7 पे पॉजिटिव पावर सप्लाई होता है, पिन नंबर 4 पे नेगेटिव पावर सप्लाई होता है, DC सप्लाई। और ये फीडबैक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हमने, R2 सपोज हम उसको बोलेंगे, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने दिया। फिर इन्वर्टिंग टर्मिनल को एक हमने R1 रजिस्टर के थ्रू हमने वोल्टेज इनपुट दिया है, एक सिग्नल इनपुट दिया है जिसका वोल्टेज है V2। और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ये R3 जिसकी वैल्यू हम R1 ही रखेंगे, हम क्या करेंगे V1 ये वोल्टेज देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक कंपेंसेशन रजिस्टर हमने कनेक्ट किया है जिसकी वैल्यू फीडबैक रजिस्टर की वैल्यू कितनी रहती है। ओके, ये जो रजिस्टर रहता है उसकी वैल्यू ये फीडबैक रजिस्टर की जैसी रहती है। अब ये एक बात आप याद रखो, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में हम क्या करते हैं जनरली, ये फीडबैक रजिस्टर और ये कंपेंसेशन रजिस्टर बोलते हैं उसको, ये दोनों की वैल्यू सेम रहती है, इसकी और इसकी। और ये जो इनपुट रेजिस्टेंस रहते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल का और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का, ये दोनों की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो सिग्नल हम इनपुट देते हैं उसका वोल्टेज V1 रहता है, और इन्वर्टिंग टर्मिनल में हम जो इनपुट सिग्नल देते हैं उसका वोल्टेज सपोज V2 रहता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये डिफरेंस एम्पलीफायर है, तो डिफरेंस एम्पलीफायर का गेन हमें मालूम है क्या रहता है, तो R2/R1 रहता है। ये हमने ऑलरेडी उसका डेरिवेशन देखा है सबट्रैक्टर सर्किट में, मतलब समिंग एम्पलीफायर में जो रहता है वो देखा था हमने डिफरेंस एम्पलीफायर में। तो VO इज इक्वल टू R2/R1 इंटू V1 माइनस V2। VO इज इक्वल टू R1/R2 इंटू V1 माइनस V2। तो देखो ये जो R2 है ये फीडबैक रजिस्टर है, और ये जो R1 है वो इनपुट रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो VO इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 एंड V1 माइनस V2। तो V1 माइनस V2 मतलब एक इनपुट का जो डिफरेंस है, और R1/R2 ये गेन है। सो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन इनटू इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज। तो यहाँ पे एक बात हमें याद रखना पड़ेगा, R2/R1 जो है मतलब ये R2/R1 शुड बी इक्वल टू R4/R3, ठीक है। R2/R1 इज इक्वल टू R4/R3, ये ऐसा कॉम्बिनेशन हमें यूज करता है ओपेम को बैलेंस करने के लिए। ओके, तो ये जो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज रहता है वो V1 माइनस V2 रहता है, और कॉमन मोड इनपुट क्या रहता है V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमने CMRR में देखा था, V1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2, ये कॉमन मोड वोल्टेज रहता है VCM। ये है सर्किट डायग्राम ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजिंग 1 op-amp। ओके, तो सेकंड है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर विद डुअल op-amp। अब डुअल op-amp मतलब यहाँ पे हमने 2 op-amp यूज किए हैं। देखो ये फर्स्ट op-amp है A1 और ये सेकंड op-amp है A2। यहाँ पे हमने क्या किया है,
नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को वी इन वन नाम का इनपुट वोल्टेज दिया है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहाँ पे फीडबैक रेजिस्टेंस दिया है R3 जो R1 के इक्वल है, यहाँ पे R1 है, और यहाँ पे R4 R2 यूज किया है, R1 R4 यूज किया जो R2 के इक्वल है, R2 यहाँ पे है। मतलब ये जो दो आइडेंटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर है ओपैम में, A1 है ये और A2 है। A1 के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने इनपुट सिग्नल दिया है जिसका वोल्टेज है Vin1, और A2 के भी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने दूसरा इनपुट सिग्नल दिया है जिसका वोल्टेज है Vin2। ओके, और ये उसका फीडबैक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R3 है, और ये उसका इनपुट रेजिस्टेंस है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर 1 का जिसका रेजिस्टेंस R4 है। ओके, अब ये जो दूसरा इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर है उसका फीडबैक रेजिस्टेंस R2 है और इनपुट रेजिस्टेंस R1 है। ये R2 इसका फीडबैक रेजिस्टेंस ये उसके इनपुट के रेजिस्टेंस के इक्वल है। ओके, और ये इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है ये उसके फीडबैक रेजिस्टेंस के इक्वल है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा, क्योंकि ये कौन सा एम्पलीफायर होगा अभी, ये सिंपली नॉन इन्वर्टिंग क्लोज लूप एम्पलीफायर होगा। देखो नॉन इन्वर्टिंग को इनपुट दिया और इन्वर्टिंग डायरेक्टली रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड को कनेक्ट किया, तो ये एम्पलीफायर कौन सा है, ये सिंपली नॉन इन्वर्टिंग क्लोज लूप एम्पलीफायर है। तो इसका आउटपुट वोल्टेज सपोज VO1 है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे VO1, क्योंकि उसका इनपुट वोल्टेज Vin1 है, तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि उसका आउटपुट वोल्टेज VO1 है, V सफिक्स O1। ओके, तो ये क्या मिलेगा हमें, ये सिंपली नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 प्लस R1/R2, 1 प्लस ये कितना है R1 है और ये R2 है, तो 1 प्लस R1/R2 इंटू इनपुट वोल्टेज क्या है यहाँ पे Vin है, इंटू Vin। देखो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन इंटू इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन इंटू इनपुट वोल्टेज, और गेन क्या रहता है नॉन इन्वर्टिंग क्लोज लूप एम्पलीफायर का 1 प्लस फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस, फीडबैक रेजिस्टेंस है R1, इनपुट रेजिस्टेंस है R2, ओके, इंटू इनपुट वोल्टेज Vin। तो यहाँ पे हमें ये मिलेगा। उसके बाद अभी VO1 हमें मिला यहाँ पे ऐसा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिला है, अब यहाँ पे A1 एक्ट एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, A1 act as an inverting amplifier with the gain of -R2/R1। अब ये देखो ये एम्पलीफायर का काम खत्म हो गया, हमें इसका आउटपुट वोल्टेज मिला VO1 इज इक्वल टू 1 प्लस R3/R4। यहाँ पे R3/R4 भी लिख सकते हैं हम, या R1/R2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि R3 मतलब R1 और R4 मतलब R2। ओके, तो ये इक्वेशन हमें मिला यहाँ पे। अब ये एम्पलीफायर के बारे में हम देखेंगे अभी, ये सेकंड जो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर है। ये सेकंड इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में यहाँ पे क्या है VO1 है और यहाँ पे क्या है Vin2 है। अब इसको दोनों भी इनपुट टर्मिनल को वोल्टेज है, दोनों भी इनपुट टर्मिनल को वोल्टेज है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करेंगे। फिर से क्या यूज करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम। तो पहले हम क्या करेंगे, ये VO1 को एक्टिव रखेंगे और ये Vin2 को ग्राउंड को कनेक्ट कर देंगे। अगर VO1 को हमने एक्टिव रखा तो ये कौन सा एम्पलीफायर होगा, फिर ये इन्वर्टिंग क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा, क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट वोल्टेज है, नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड को कनेक्ट है। और ये दूसरे केस में हम क्या करेंगे, ये VO1 को ग्राउंड को कनेक्ट कर देंगे और Vin2 को एक्टिव रखेंगे, तो ये कौन सा एम्पलीफायर होगा, ये यहाँ पे फिर A2 एक्ट एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विथ गेन 1 प्लस R2/R1, और यहाँ पे गेन क्या रहेगा उसका -R2/R1, यहाँ पे इन्वर्टिंग रहेगा तब। तो देखो, तो जब VO1 एक्टिव है और Vin अगर हमने ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया विथ सुपरपोजिशन थ्योरम, तो सपोज यहाँ पे जो आउटपुट हमें मिलेंगे उसको VO' बोलेंगे हम। ओके, तो VO' क्या आएगा फिर, VO' इज इक्वल टू, ये सिंपली इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, -R2/R1 माइनस फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस -R2/R1 इंटू इनपुट वोल्टेज क्या है VO1 इंटू VO1, ओके, इज इक्वल टू -R2/R1, और VO1 क्या है, VO1 मतलब ये हमने फाइंड किया था, VO1 इज इक्वल टू 1 प्लस R3/R4, 1 प्लस R3/R4 इंटू Vin। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशंस करने के बाद सपोज हम उसको ऐसे रखेंगे अभी, -R2/R1 इन ब्रैकेट 1 प्लस R3/R4 इंटू Vin1। अब नेक्स्ट है ये सर्किट में
हमने क्या किया, V इंटू एक्टिव रखा, VO1 को ग्राउंड को कनेक्ट किया, तो ये सिंपली नॉन इन्वर्टिंग ओपैम हो गया। तो इसका आउटपुट वोल्टेज सपोज VO डबल डैश है, तो VO डबल डैश इज इक्वल टू 1 प्लस R2 बाय R1 इंटू इनपुट क्या है, V इंटू V इंटू, ठीक है। तो अब VO डैश और VO डबल डैश को हम ऐड करेंगे तो हमें उसका कंबाइन वोल्टेज मिलेगा। तो VO इज इक्वल टू VO डैश प्लस VO डबल डैश, तो VO इज इक्वल टू VO डैश क्या है, ये है VO डैश माइनस R2 बाय R1 इन ब्रैकेट 1 प्लस R3 बाय R4 इंटू V इन, देखो माइनस R2 बाय R1 इन ब्रैकेट 1 प्लस R3 बाय R4 इंटू V इन प्लस VO डबल डैश क्या है, VO डबल डैश मतलब ये 1 प्लस R2 बाय R1 इंटू V इंटू, यहाँ पे क्या आएगा V इंटू, यहाँ पे वो लिखना भूल गए तो यहाँ पे V इंटू है, ओके। सो VO, यहाँ पे VO है, ये आप चेंज कर लो, ओके, यू जस्ट मेक अ चेंज। तो यहाँ पे क्या आएगा V इन, ये V इन टू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएंगे VO, ये VO इज इक्वल टू, ये टर्म हम पहले लिखेंगे 1 प्लस R2 बाय R1 इंटू V इंटू, ये माइनस है इसलिए यहाँ पे ये माइनस R2 बाय R1 1 प्लस R2 बाय R1 V इन 1, ओके। अब उसका हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद देखो 1 प्लस R2 बाय R1 जो है, अब ये R3 बाय R4 को हम R2 बाय R1 लिख सकते हैं क्योंकि R3 मतलब क्या R2 और R4 मतलब क्या R1, देखो R3 मतलब क्या R1 और R4 मतलब क्या R2, देखिए यहाँ पे कैसे दिया हुआ है 1 प्लस R2 बाय R1, ये क्या किया हमने, सपोज यहाँ पे कॉमन निकाला, यहाँ पे हमें मिलेगा V इंटू माइनस, हमने 1 प्लस R2 बाय R1 कॉमन निकाला, ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा R2 बाय R1। तो इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के बाद हमने क्या किया, ये जो टर्म है, ये टर्म जो है, ये जो टर्म है ये पहले हमने लिखा यहाँ पे, उसकी यहाँ पे V इंटू है, ओके। उसके बाद ये टर्म लिखी हमने यहाँ पे, ठीक है, और इसमें से हमने 1 प्लस R2 बाय R1 कॉमन निकाला, तो R3 मतलब R2, R4 मतलब R1, ओके। तो ये हमने कॉमन निकाला यहाँ पे, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे V इंटू बचेगा माइनस, देखो यहाँ पे V इंटू बचा है माइनस, अब ये जो है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो क्या आएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1, तो देखो यहाँ पे है क्रॉस R2 बाय R1 रहेगा, तो द सर्किट विल वर्क एज अ ट्रू डिफरेंस एम्पलीफायर। अब देखो इसमें से क्या क्या हमने 1 प्लस R2 बाय R1 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे V इंटू बचेगा माइनस यहाँ पे R2 बाय R1, तो ये कैलकुलेशन इंटू V इन 1, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें आउटपुट वोल्टेज VO इज इक्वल टू 1 प्लस R2 बाय R1 V इंटू माइनस V इन 1 मिलेगा। अगर ये कंडीशन हमने यूज किया तो द सर्किट विल वर्क एज अ ट्रू डिफरेंस एम्पलीफायर इफ R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4, ओके। R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4, ये R1 बाय R2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4, ये कंडीशन अगर इसमें रही तो ये ट्रू डिफरेंस एम्पलीफायर बोल के एक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, R1 बाय R2 को R3 बाय R4, ये जो रेशियो वो सेम लेंगे, तो ये रेशियो अगर सेम लिया हमने, मतलब R1 बाय R2 को R3 बाय R4 के इक्वल अगर हमने लिया, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, और ये पूरी टर्म 1 हो गई तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ V इन मिलेगा, तो ये V इंटू माइनस V इन 1 मिलेगा हमें, ओके। सो VO इज इक्वल टू 1 प्लस, ये जो बाहर निकला था हमने 1 प्लस R2 बाय R1 V इंटू माइनस V इन 1। ये क्यों लिया हमने कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन अगर हमने ली तभी ये पूरी टर्म 1 हो जाती है, और ये टर्म हमें 1 करना हमारा एम है, तो इसको 1 करने के लिए R3 बाय R4
एंड R1/R2 हमें इक्वल रखना पड़ेगा। ये इक्वल रखा तो ये पूरी टर्म इक्वल होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होता है और ये टर्म 1 होती है। और ये 1 होगा तो हमें ब्रैकेट में क्या मिलेगा, v इंटू माइनस वी इन वन, तो v इंटू माइनस वी इन वन, और ये है हमारा गेन। सो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू दिस गेन इनटू इनपुट वोल्टेज। ओके, so this is the expression for instrumentation amplifier using 2 op amp। उसका एडवांटेजेस क्या है, उसका इनपुट रेजिस्टेंस हाई रहता है, आउटपुट रेजिस्टेंस लो रहता है और CMRR भी हाई रहता है। ओके, so this is the expression for instrumentation amplifier using 2 op amp। ओके।